अस्सलाम डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 ऑफ कंट्रैक्ट एक्ट 1872। चैप्टर 7, जैसा कि आपको मालूम है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के नाम से वो एक अलग एक्ट बना दिया गया है। और उसको इसको ये पहले कंट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा था, इसको अलग करके एक अलग एक्ट बना दिया गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट के नाम से। वो भी इंशाल्लाह करेंगे वक्त आने पे। तो आज हमारा लेक्चर है कि चैप्टर 8 पर कंट्रैक्ट एक्ट 1872 का। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मैंने ये अभी नया नया चैनल बनाया और इसमें मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। मुझे आप अप्रिशिएट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये जो कंसेप्ट है ख़ास तौर पर इंडेमनिटी और गारंटी, ये दो ऐसे कंसेप्ट हैं जो लॉ के स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूज करते हैं, जो वकला को अक्सर कंफ्यूज करते हैं। और इधर उधर से आप जितना भी सर्च करें ना, कोई इनकी हतमी आप कह लें कि कोई इनकी कोई फाइनल इनकी कोई डिस्टिंग्विश नज़र नहीं आती। स्टूडेंट्स स्टिल कंफ्यूज रहते हैं आफ्टर मेनी रिसर्चिंग। तो रिसर्च करने के बाद भी जो स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर मैंने कंफ्यूज देखा है, और मैं खुद भी कई दफ़ा इसको सर्च किया, कंफ्यूज हो गया, कई दफ़ा सर्च किया, कंफ्यूज हो गया, और बिल आखिर मैंने इनका फ़र्क निकाला और मैंने यही समझा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो आज हम शुरू करेंगे सेक्शन 124 कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिफाइंड। वैसे जो इंडेमनिटी का लफ्जी मतलब होता है ना, वो होता है जी कंपनसेट करना। कंपनसेट करना यानी किसी का कोई नुकसान हुआ है ना, तो उसका नुकसान पूरा करने के इस अमल को इंडेमनिटी कहते हैं। ये इसकी जनरल, इसका एक लिटरल मीनिंग है। अ कंट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस। पहली बात है कि एक पार्टी ने वादा किया। किस गर्ज से वादा किया? टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस, दूसरी पार्टी को लॉस से बचाने का वादा किया। वो लॉस जो है, नुकसान जो है, वो किस की वजह से हो सकता है? वो हो सकता है काज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिजर हिमसेल्फ। उस पार्टी को या तो प्रोमिजर की वजह से वो नुकसान हो सकता है, या फिर और द बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, या किसी दूसरे शख्स के कंडक्ट की वजह से भी उस पार्टी को नुकसान हो सकता है, जिसको आप तसल्ली दे रहे हैं कि मैं आपका नुकसान पूरा करूंगा। इस कॉल्ड अ कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसको हम कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं। ये आपको वर्डिंग की समझ आ गई। अब चलते हैं इलस्ट्रेशन की तरफ। आपको मजीद जो है वो समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। A contracts to indemnify B against the consequences of any proceedings which C may take against B in respect of a certain sum of 2000 rupees। देखें, मुआहदा हुआ है बी और सी का, ठीक है। तो ए ने बी के साथ अलग मुआहदा किया है, यानी पहले जो मुआहदा हुआ है वो बी और सी का हुआ है। ये बी और सी कोई दो शख्स हैं, इनका मुआहदा हो चुका है। 200 रुपीज में कोई इनका मुआहदा हुआ किसी चीज का, बी और सी का इनका मुआहदा पहले हुआ है। तो इसमें सी जो इनका मुआहदा हुआ है बी और सी का, इसमें सी प्रोमिजर है और बी क्या है? बी प्रोमिजी है। ये मुआहदा पहले हो चुका है, सी प्रोमिजर है और बी इसमें क्या है? प्रोमिजी है। तो बी को ए ने आकर तसल्ली दी कि आपका जो भी नुकसान होगा मैं पूरा करूंगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को मुकम्मल कीजिए। यानी फिर बी ने कहा कि अगर आप मेरा नुकसान पूरा करेंगे तो भाई मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। ज़बानी तो मैं आपकी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता। हो सकती है वैसे ओरल भी हो सकती है इंडेमनिटी, लेकिन आम तौर पर रिटर्न होती है, ठीक है। तो बी ने कहा कि जनाब मेरे साथ आप अलहदा कॉन्ट्रैक्ट करें। ए को कहा कि मैं आपसे वो लॉस पूरा करवाने का इंटाइटल्ड हूँगा, हकदार हूँगा। ए ने कहा कि जनाब बिल्कुल करें। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको कोई भी लॉस हुआ किसी भी सूरत में, तो वो लॉस मैं आपका पूरा करूँगा, चाहे वो प्रोमिजर यानी सी की वजह से आपको हुआ है, या किसी सेकंड पर्सन की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है। जो भी नुकसान हुआ इस कॉन्ट्रैक्ट की ज़मन में, जो भी आपको नुकसान हुआ है, तो मैं आपका वो नुकसान पूरा करूंगा। ये वादा किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया ए ने बी के साथ। बात की समझ आ गई? बी और सी का ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, पहले एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें सी प्रोमिजर है और बी प्रोमिज है।
₹200 का कंट्रैक्ट है कोई किसी चीज के मुतालिक, तो बी डरा हुआ है। ए ने आकर बी को कहा कि डरो मत, आपका कोई भी जो लॉस हुआ मैं पूरा करूंगा, कंट्रैक्ट को मुकम्मल कीजिए हो। तो बी ने फिर ए के साथ भी कंट्रैक्ट कर। अब जो ए और बी का आपस में कंट्रैक्ट है इसको हम कहेंगे कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। बी और ए के कंट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे? कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसमें ए इज द इंडेमनीफायर और बी इज द इंडेमनिटी होल्डर। ये याद रखें, यानी कि जो इंडेमनिटी देता है ना, करता है जो शख्स, उसको इंडेमनीफायर कहते हैं। और जिसको वो तसल्ली दी जाती है, जिसके मकसद के लिए जिसको वो इंडेमनिटी दी जाती है, जिस शख्स को या जिसके लिए वो इंडेमनिटी दी जाती है, वो शख्स क्या होता है? इंडेमनिटी होल्डर। जिसका नुकसान होना होता है और नुकसान होने वाली पार्टी को इंडेमनिटी होल्डर कहते हैं और नुकसान पूरा करने वाली पार्टी को इंडेमनीफायर कहते हैं। बी और ए के कंट्रैक्ट को कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहेंगे। जो बी और सी के माबैन कंट्रैक्ट है उसको कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं कहेंगे, वो उनका अलग कंट्रैक्ट है। अब जो ए और बी का कंट्रैक्ट हुआ था वो कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाएगा। दैट्स इट। इसके बाद सेक्शन 125 राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड। जब इंडेमनिटी होल्डर जो है उसको सू किया जाए, उसको उसके खिलाफ कोई दावा कर दे वो पार्टी, तो फिर उसके राइट्स क्या क्या होंगे? द प्रोमिसी इन अ कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर। तो कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मैंने आपको बताया कि ये एक अलग कंट्रैक्ट है। ए इंडेमनीफायर था और बी उसमें क्या था? इंडेमनिटी होल्डर। ए ने वादा किया था बी को कंपनसेट करने का इन केस ऑफ एनी लॉस। तो वादा करने वाला कौन हुआ? प्रोमिसर। ए इंडेमनीफायर भी है और साथ साथ प्रोमिसर भी है, कंट्रैक्ट भी तो है ना। कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज द कंट्रैक्ट, इज अ वैलिड कंट्रैक्ट अंडर कंट्रैक्ट एक्ट। तो इंडेमनीफायर को आप प्रोमिसर भी कह सकते हैं, इंडेमनिटी होल्डर को आप प्रोमिसी भी कह सकते हैं। तो ये जो प्रोमिसी इधर जिक्र हुआ है ना, द प्रोमिसी इन अ कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, तो इसमें ये प्रोमिसी कौन है? ऊपर जो हमने एग्जांपल देखी, बी इसमें प्रोमिसी है। एक्टिंग विद इन स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी इज एंटाइटल्ड टू कवर फ्रॉम द प्रोमिसर। तो कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो हमने ऊपर एग्जांपल देखी उसमें प्रोमिसर कौन था, इंडेमनीफायर कौन था? सी, सॉरी ए था उसमें, ए था उसमें इंडेमनीफायर जिसने बी की इंडेमनिटी की बात की थी। तो एक्टिंग विद इन स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर, यानी कि बी जो इंडेमनिटी होल्डर था ए से वो क्या क्या चीज लेने का हकदार हो सकता है। नंबर 1, ऑल damages which he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promise to indemnify applies। कोई भी ऐसा मामला, कोई भी ऐसा केस, सूट, दावा जिसमें कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई हो रहा है मुतलका केस में, तो उस दावे पर उसके जितने भी अखराजात हुए हैं वो पूरे कौन करेगा? वो इंडेमनीफायर पूरे करेगा। क्यों? कि इंडेमनीफायर ने तो मुआहदा किया था। मैं आपको ये जो सब सेक्शन 1 है इसकी मिसाल ऊपर वाली मैं कोट करूंगा दोबारा कि बी और सी ये दो लोग हैं, इनका पहले से अलहदा से कंट्रैक्ट है, ₹200 का कोई अलहदा कंट्रैक्ट है। तो सी जो ए है ना, ए बाद में आता है, वो बी को इंडेमनिटी देता है कि मैं आपको किसी भी लॉस की सूरत में आपको कंपनसेट करूंगा। तो ए इज इंडेमनीफायर, बी इज इंडेमनिटी होल्डर। अब सी और बी का आपस में ये मुआहदा है, ₹200 का कोई मुआहदा है। सी अब चला जाता है अदालत, सी कर देता है झूठा दावा, तो बी को वक्त तो पड़ गया, बी का खर्चा तो होगा। अब ये जो लॉस हो रहा है बी का, ये तो बिला वजह हो रहा है। तो इस लॉस से बचने की इंडेमनिटी किसने दी थी? ए ने दी थी। ठीक है, तो जो ये मुतलका केस है ना, इस मुतलका कंट्रैक्ट के अंदर जो केस है ना, इस पर इंडेमनिटी लागू होगी। तो सो दैट्स वाई उस केस पर बी का जितने खर्चा अखराजात आएंगे ना, वो ए देने का पाबंद होगा, क्योंकि ए ने वादा कर रखा है। अब दूसरी मिसाल देखें कि अगर बी ने किसी चौथे पांचवें बंदे और के साथ कंट्रैक्ट किया, कोई और कंट्रैक्ट, उसको ए जो इंडेमनीफायर है उसको पता ही नहीं कि बी ने किसी और के साथ भी कोई कंट्रैक्ट कर रखा है। अगर वो जो है ना, वो कोई बिल्कुल अलग सेपरेट कंट्रैक्ट है,
अगर वो सेपरेट कंट्रैक्ट वाली पार्टी बी पर को दावा करेगी तो क्या उस पर इंडेमनिटी लागू होगी? उस पर लागू नहीं होगी। क्यों? कि वो कंट्रैक्टियल है, वो कंट्रैक्टियल है। तो यही बात की गई, ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच द प्रॉमिस टू हिम इंडेमनीफाई अप्लाइज। जिस पर वो प्रॉमिस अप्लाई हो रहा है मुतलका कंट्रैक्ट में, तो उस पर उसका जितना भी सूट पर जो अखराजात आएंगे वो इंडेमनीफायर देने का पाबंद है। All costs which he may be compelled to pay in any such suit, if in bringing or defending it, he did not contravene the order of the promiser and acted as it would have been prudent for him to act in the absence of any contract of indemnity or of the promiser authorized him to bring or defend the suit. इसमें यह देखा जाएगा कि बी, देखें बी पर दावा हो गया, सी ने कर दिया, बी पर दावा हो गया। अब बी क्या कर रहा है? बी ये कर रहा है कि 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख रुपया रिश्वत दिए जा रहा है पुलिस वालों को, जजेस को, वकला को, मुंशियों को, 5-5, 3-3 लाख तक उड़ाया जा रहा है। उड़ाए क्यों जा रहा है भाई? उसको पता है कि जितना भी मैं यहाँ पर उड़ाऊंगा ना, वो मुझे कौन कंपनसेट करेगा? उसका वादा कर रखा है मेरे साथ ए ने, ए पूरा करेगा, ए सारी ये चीजें पूरा करेगा। तो ए का वादा तो है वो पूरा करने का, ठीक है। तो बी जनाब 10-12 लाख के करीब उड़ाकर आ जाता है दावे पर कि जनाब मेरे ऊपर सी ने दावा कर दिया था, मैंने तो इतना खर्च कर दिया, लिहाजा मुझे दें भाई, आपने मेरे साथ वादा किया था इंडेमनीफाई करने का, मुझे इंडेमनीफाई करें, मेरा 12 लाख रुपया खर्च हो गया। तो ये सेक्शन 125 का सब क्लास 2 ये कहती है कि नहीं जनाब ऐसा नहीं होगा, कि ही डिड नॉट कंट्रावीन द ऑर्डर ऑफ द प्रोमिजर, वो प्रोमिजर्स के जो ऑर्डर है उसको कंट्रावीन नहीं कर सकता। एंड एक्टेड एज इट वुड हैव बीन प्रूडेंट फॉर हिम टू एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। यानी वो उस प्रूडेंट, यानी प्रूडेंट क्या होता है? एक आम मामूल का आदमी, यानी कि अगर वो ऐसा 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 खर्च करेगा, इतने पैसे खर्च करेगा, वो जैसा कि उसका कोई कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हुआ ही नहीं है, वो यही समझेगा, यही समझकर वो खर्च करेगा। यानी प्रूडेंट से क्या मुराद है कि एक मामूल के मुताबिक जो खर्च होगा वही शुमार होगा, मामूल से ज्यादा का खर्च शुमार नहीं किया जाएगा इंडेमनीफायर के खिलाफ। यानी कि वो 12 लाख रुपया खर्च करके आ गया, तो छोटा सा केस था, उस पर ज्यादा से ज्यादा 55 या 60 हजार रुपया उसका खर्च आया था, तो उसने 12 लाख खर्च कर दिया। तो अदालत देखेगी जनाब ये आपने जो वो 55-60 हजार के अलावा जो बाकी खर्च किया, आपने फजूल खर्च किया है, ये जो ऊपर आपने फजूल खर्च किया है इसका जिम्मेदार नहीं है ए आपके उस मामूल के खर्च का जिम्मेदार है, जो एक आम आदमी का, जो एक मामूल के मुताबिक आपका खर्च इस केस पर आना था और आया है, उसका तो जिम्मेदार है। उसके अलावा जो आपने अपनी तरफ से जो गुलछरे उड़ाए हैं ना, उनका ये जिम्मेदार नहीं है ए। बात की समझ आ गई? All sums which he may have paid under the terms of any compromise of any such suit, if the compromise was not contrary to the order of the promiser। अगर तो ड्यूरिंग कंट्रैक्ट कोई कंप्रोमाइज हुआ था बी का सी के साथ, तो उस कंप्रोमाइज में उसने जो कुछ दिया है ना सी को, उस कंप्रोमाइज की सूरत में या जो कुछ देने की सूरत में अगर बी कुछ लॉस हुआ तो वो बी कौन पूरा करेगा? वो बी पर्सन ए हु इज इंडेमनीफायर वो पूरा करेगा। तो कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी ये क्या है? कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी, अ कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कंट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस। ऊपर क्या था? ऊपर थी लॉस की बात कि मैं लॉस आपका पूरा करूंगा, ज़हन में रखें। अ कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कंट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी। प्रॉमिस क्या? प्रॉमिस वो हो जो पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ किया है। डिस्चार्ज द लायबिलिटी, या उस पार्टी की जो जिम्मेदारी ऐद होती है उस कंट्रैक्ट के साथ, उस कंट्रैक्ट के तहत। ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, कि उसके डिफॉल्ट की सूरत में, यानी दो पार्टीज के दरमियान कंट्रैक्ट हो चुका है, एक पार्टी ने कहा कि मैंने जमीन बेचनी है, दूसरी ने कहा हाँ जी मैंने लेनी है, ठीक है। फर्ज किया कि मैं गारंटी दे रहा हूं बायर की तरफ से कि जनाब इसको जमीन आप इतनी दे दें, 4 लाख रुपया जो है ना आपकी जमीन का, वो 5 तारीख से पहले पहले आपको दे देगा, ठीक है। तो वो जो सेलर है वो मेरा दोस्त है, मेरी इस बात पर उसको यकीन आ गया, उसने वो जमीन दे दी।
अब 4 लाख रुपया किसने देना है? 4 लाख रुपया देना है बायर ने, खरीदार ने। तो मैंने गारंटी भी उसी खरीदार की दे रखी है। तो प्रॉमिस खरीदार का क्या है? 4 लाख देने का। डिस्चार्ज द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या है उस खरीदार की? लाइबिलिटी भी वही है, 4 लाख देने की। तो अगर वो ये अपना मुआहदा पूरा नहीं करता, तो मैंने ये कंट्रैक्ट किया है पर्सन ए के साथ, जो कि सेलर है, बेचने वाला है, कि जनाब अगर ये बायर या खरीदार आपको 4 लाख रुपया नहीं देगा तो मैं इसकी जगह पर आपको 4 लाख रुपया दूंगा। यानी कि मैंने अपने आप को रिप्लेस किया है पार्टी की जगह पर, कि अगर ये पार्टी अपना काम नहीं करेगी तो उसकी जगह पर मैं करूंगा। इसमें लॉस की बात नहीं है, इसमें कंपनसेशन की बात नहीं है। इसमें बात है उस पार्टी की जगह पर अपना फरीजा सरंजाम देने की, जिस पार्टी की आप गारंटी दे रहे हैं। अगर उस पार्टी की जिम्मेदारी है वो जगह देने की, तो आप जगह देने के पाबंद होंगे, उतनी जगह। अगर उस पार्टी की जिम्मेदारी है पैसे देने की, तो आप उतने पैसे देने के पाबंद होंगे। अगर उस पार्टी की जिम्मेदारी है 2 गाड़ियां देने की, तो आप 2 गाड़ियां, वही 2 गाड़ियां, उसी कंपनी की 2 गाड़ियां, उतनी कीमत की 2 गाड़ियां देने के पाबंद होंगे अगली पार्टी को। यानी 2 पार्टीज के दरमियान मुआहदा हो रहा है, आप उस मुआहदे में टांग अड़ाते हैं, ठीक है। एक पार्टी की आप गारंटी दे दें कि अगर इसने अपने मुआहदे की खिलाफवर्जी की तो इसकी जगह पर जो इसने मुआहदा आपके साथ किया वो मुआहदा मैं पूरा करूंगा, ठीक है। तो अब यानी कि अगर वो पार्टी वो मुआहदा पूरा नहीं करती जिसकी आपने गारंटी दिया, तो अब ला आपको उस पार्टी की जगह पर कंसिडर करेगा कि आप उस पार्टी की जगह पर हो। उस पार्टी पर जितनी लाइबिलिटीज लागू होती थी वो अब आप पर होंगी, जितने अखराजात आने थे वो अब आप पर अखराजात आएंगे। यानी कि आप क्यों? आपने गारंटी दी है। बात की समझ आ गई? उसके बाद द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड द श्योरिटी। जिस बंदे ने गारंटी दी उसे हम श्योरिटी कहेंगे। द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डेटर। जिसकी जगह पर आप गारंटी दे रहे हैं ना, जिस बंदे की जगह पर गारंटी आप दे रहे हैं, गारंटी देने वाला श्योरिटी, जिस बंदे की जगह पर आप गारंटी दे रहे हैं वो प्रिंसिपल डेटर। वो बंदा क्या है? प्रिंसिपल डेटर, जिसकी जगह पर आपने गारंटी दी। और जिस शख्स को आप गारंटी दे रहे हैं, अगले बंदे को, तो वो तीसरा बंदा कौन हुआ? वो तीसरा बंदा क्या हुआ? वो हो गया क्रेडिटर। एंड द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन, वो शख्स जिसको आप गारंटी दे रहे हैं, वो शख्स जिसकी जगह पर आप गारंटी दे रहे हैं वो होगा प्रिंसिपल डेटर। जिसको गारंटी दे रहे हैं वो होगा क्रेडिटर। इस कॉल्ड द क्रेडिटर। गारंटी में भी इधर ओरल और रिटन, ये दोनों सूरतों में हो सकती है। गारंटी जो है ये ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। बात की समझ आई? तो मैंने डियर व्यूअर्स इनका डिफरेंस लिखा है, इनका डिफरेंस लिखा है मैंने। ये डिफरेंस लिखा है जनाब, डिफरेंस बिटवीन कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये और से पढ़ें, ये मेरे पूरे लेक्चर का क्रक्स है। नोट, indemnity and guarantee are same things in a sense that these are both way of compensation। ये दोनों आप कह लें कि एक किस्म की कंपनसेशन के दो रुख हैं। पहले इंडेमनिटी में आप लॉस पूरा करते हैं, दूसरी कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आप जिस शख्स के साथ आपने गारंटी जिस शख्स को दी है उसको जो भी मतलब उसको जो रिक्वायरमेंट होती है आप उसकी भी पूरी करते हैं। ये भी किस्म की आप कंपनसेशन ही कह लें। तो both way of compensation, but some particular differences are here between both similar most terms, indemnity and guarantee। similar most ये बहुत ज्यादा यानी कि सिमिलर गिनी जाती हैं कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिमिलर मोस्ट ये हैं, ये बिल्कुल सिमिलर मोस्ट हैं। यानी मीन टू से ये जो दोनों टर्म्स है ना, इनमें डिफरेंस आम बंदा जो है ना वो जज नहीं कर सकता कि इनमें डिफरेंस क्या हो सकता है। तो बज़ाहिर आपको यही लगेगा कि दोनों वे ऑफ कंपनसेशन है, तो सिमिलर मोस्ट टर्म्स इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो इनमें ये डिफरेंस देखें। कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, टू पार्टीज, एग्जांपल इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर। यानी कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो लोगों के दरमियान वो होता है, इसको एक इंडेमनीफायर होता है जो इंडेमनिटी देता है, और जिस शख्स को वो इंडेमनिटी दे रहा है उसको इंडेमनिटी होल्डर कहते हैं। 3 पार्टीज, श्योरिटी, क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर। कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टियां होती हैं। वो शख्स जो गारंटी दे रहा है, श्योरिटी जिसकी गारंटी दे रहा है,
प्रिंसिपल डेटर, जिसको गारंटी दे रहा है वो शख्स क्रेडिटर। इंडेमनीफायर हैज प्राइमरी लायबिलिटी। इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर का आपस में डायरेक्ट कंट्रैक्ट होता है, डायरेक्टली उनका आपस में डायरेक्ट कंट्रैक्ट होता है। और इंडेमनीफायर प्राइमरली आप कह लें कि प्राइमरी उसकी लायबिलिटी होती है किसी भी लॉस की सूरत में। कोई भी जब लॉस हो गया इंडेमनिटी होल्डर का तो लायबिलिटी लागू हो गई इंडेमनीफायर पर। क्यों? कि उनका आपस में डायरेक्ट कंट्रैक्ट है। इस डायरेक्ट कंट्रैक्ट की वजह से उसकी ड्यूटी जो क्या है, प्राइमरी ड्यूटी है। तो श्योरिटी है सेकेंडरी लायबिलिटी। सेकेंडरी कैसे? कि जनाब मुआहदा हो रहा है दो लोगों के दरमियान, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के दरमियान। श्योरिटी ने गारंटी दी हुई है प्रिंसिपल डेटर की जगह पर, तो पहली ड्यूटी तो प्रिंसिपल डेटर की है ना भाई, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे। ठीक है, दो लोगों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एक प्रिंसिपल डेटर है एक क्रेडिटर है, तो पहली ड्यूटी तो प्रिंसिपल डेटर की है ना कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे भाई। जो जमानती है, जमानती तो जमानती का ऑप्शन तो बाद में आएगा कि जब वो प्रिंसिपल डेटर वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेगा तो फिर उसकी जगह पर उसके जमानती को पकड़ा जाएगा। वो तो बाद का, जमानती की जो ड्यूटी है वो सेकेंडरी है, यानी श्योरिटी की जो ड्यूटी है ना वो सेकेंडरी है। प्राइमरी ड्यूटी किसकी है? प्राइमरी ड्यूटी प्रिंसिपल डेटर की है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही मस्ट परफॉर्म हिज ड्यूटीज इन द कॉन्ट्रैक्ट, ही शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। तो रिस्क ऑफ लॉस एग्जिस्ट बट नॉट श्योर। इसमें लॉस का एग्जिस्ट होता है, रिस्क होता है कि हो सकता है लॉस हो जाए, हो सकता है ना हो। अगर लॉस हो जाए तो इंडेमनीफायर पाबंद होता है, लॉस ना हो तो फिर इंडेमनीफायर की कोई लायबिलिटी नहीं बनती। इन गारंटी देयर इज ड्यूटी और डेट अबाउट विच श्योरिटी पर्सन गिव्स गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसमें जो या तो ड्यूटी होती है प्रिंसिपल डेटर की कोई, या उसका डेट होता है, तो वो गारंटी देने वाला जो श्योरिटी है ना वो उस पूरे उस प्रिंसिपल डेटर की जो भी जिम्मेदारी है, चाहे वो कर्ज देने की जिम्मेदारी है, चाहे उसकी जो काम करने की जिम्मेदारी है, वो उसकी पूरी जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले लेता है कि इसने अगर ये काम ना किया तो इसका ये काम सारे का सारा मैं करूंगा। बात की समझ आपको आ रही है? इंडेमनिटी में लॉस की बात है सिर्फ और सिर्फ, कि इंडेमनीफायर ने इंडेमनिटी होल्डर को लॉस की बात की, अगर आपको इस कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हो तो मैं आपका लॉस पूरा करूंगा, जस्ट लॉस की बात है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट की जो पूरा उस पार्टी की जो लायबिलिटी है वो अपने सर पर आप रख लेते हैं कि इसकी जो भी जिम्मेदारी है मैं पूरी करूंगा। इंडेमनीफायर कैन नॉट सू थर्ड पर्सन। इंडेमनीफायर इसमें अपना क्लेम नहीं कर सकता कि जिसकी जगह पर उसने लॉस पूरा किया है ना, जिस शख्स की जगह पर, उससे वो क्लेम नहीं कर सकता इंडेमनीफायर। श्योरिटी कैन सू अ प्रिंसिपल डेटर, लेकिन श्योरिटी ने जिस शख्स की जगह पर अपना वो सारे वो उसका जो बर्डन था, उसका जो प्रॉमिस था अगली पार्टी के साथ, या उसका जो भी मतलब उसने कर्ज देना था, जमीन देनी थी, गाड़ियां देनी थी, जो भी देना था, यानी उसने उसकी जगह पर अपना पूरा करेक्टर अदा किया उस पार्टी की जगह पर। तो अब वो पाबंद यानी कि लॉ के तहत प्रिंसिपल डेटर सू कर सकता है, किस श्योरिटी सू कर सकता है प्रिंसिपल डेटर को कि जनाब मैंने आपकी जगह पर आपका कर्ज दिया 4 लाख, मुझे 4 लाख रुपया दें अपना भाई। यानी श्योरिटी सू कर सकता है किसको? प्रिंसिपल डेटर को। तो वन एग्रीमेंट, यानी कि इसमें वन एग्रीमेंट होता है, यानी इंडेमनीफायर होता है और इंडेमनिटी होल्डर होता है, ये यानी कि वन एग्रीमेंट है। इसमें 3 एग्रीमेंट्स एग्जिस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 एग्रीमेंट एग्जिस्ट करते हैं। पहला एग्रीमेंट प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के माबैन, यानी कि पर्सन ए ने पर्सन बी का 4,000 रुपया कर्ज देना है। पर्सन ए क्रेडिटर हो गया, पर्सन बी हो गया देने वाला, क्या होगा? प्रिंसिपल डेटर। तो पर्सन सी ने श्योरिटी दी ए को कि जनाब मैं आपको वो अगर बी ने आपको ये 5,000 रुपया नहीं दिया तो मैं आपको बी की जगह पर ये रुपया दूंगा। सी क्या है? सी श्योरिटी है। ए क्या है? एक क्रेडिटर है। बी क्या है? बी प्रिंसिपल डेटर है। यानी कि पहला कॉन्ट्रैक्ट, पहला एग्रीमेंट हुआ क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के माबैन, यानी ए और बी के माबैन। ए से 5,000 रुपया लिया था बी ने वापस करना है वो 5,000 रुपया, यानी ए और बी का ये एग्रीमेंट, ये पहला एग्रीमेंट हो गया। अब बी की जगह पर जो सी ने कहा कि मैं बी की जगह पर दूंगा अगर बी ने ये 5,000 रुपया नहीं दिया तो, यानी कि सी और ए का भी तो आपस में एक एग्रीमेंट बन रहा है ना, सी और ए का भी आपस में एग्रीमेंट बन रहा है
कि मैं आपको बी की जगह पर दूंगा रुपीस, अगर बी मुतलका डेट पर वो 5,000 रुपया वापस नहीं करता तो ए बी को सू नहीं करेगा, ए सू करेगा उस श्योरिटी को, सी को, कि जनाब आपने आपने कहा था कि मैं बी की जगह पर आपको पे करूंगा, तो जनाब पे कीजिए, आप 5,000 रुपया मुझे पे कीजिए। तो वो जो सी और ए के दरमियान एग्रीमेंट है वो दूसरा एग्रीमेंट है, यानी पहला एग्रीमेंट ए और बी के दरमियान, दूसरा एग्रीमेंट सी और ए के दरमियान, और तीसरा एग्रीमेंट है श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर यानी सी और बी के दरमियान। ये इम्प्लाइड एग्रीमेंट है। इम्प्लाइड से क्या मुराद है, ये वाजिया एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है, ये क्या है, ये इम्प्लाइड एग्रीमेंट है, अंडरस्टूड बाय लॉ है कि जनाब अगर सी 5,000 रुपया देता है बी की जगह पर, तो अब सी इंटाइटल्ड है, सी का हक है कि वो दावा करे, सू करे बी को कि जनाब मैंने आपकी जगह पर 5,000 रुपया आपके जो क्रेडिटर है ना ए उसको दे दिया है, मुझे वो 5,000 वापस करें। यानी कि बी और सी के दरमियान भी एक एग्रीमेंट, खामोश सा एग्रीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। यानी ये कितने एग्रीमेंट हो गए, ये 3 एग्रीमेंट हो गए। तो इसमें सिर्फ एक एग्रीमेंट होता है, यानी इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर। ये कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में सिर्फ एक एग्रीमेंट होता है, 2 पार्टीज होती हैं, एक एग्रीमेंट होता है, जबकि कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 किस्म के एग्रीमेंट एग्जिस्ट करते हैं और 3 ही पार्टियां होती हैं, ठीक है। इंडेमनीफायर इज बाउंड टू कंपनसेट लॉस ओनली, ही इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म ड्यूटी ऑफ प्रोमिजी टुवर्ड्स प्रोमिजर। यानी कि इंडेमनीफायर सिर्फ लॉस देने का पाबंद होता है इंडेमनिटी होल्डर को, वो प्रोमिजी की जगह पर अपने आप को रखकर वो प्रोमिजी की सारा जो बर्डन है ना उस कॉन्ट्रैक्ट का वो अपने ऊपर लागू नहीं करता। जबकि श्योरिटी इज बाउंड टू परफॉर्म ड्यूटी ऑफ थर्ड पर्सन वट एवर द ड्यूटी इज। थर्ड पर्सन से क्या मुराद है, थर्ड पर्सन से मुराद प्रोमिजी है, यानी कि ड्यूटी। अब ए ने कर्ज दिया था बी को 5,000 रुपया, बी ने कर्ज लिया ए से, यानी 5,000 रुपया ए से ले रखा है। तो अब जो सी श्योरिटी है ना वो कहता है कि जनाब बी की जगह पर 5,000 मैं दूंगा, यानी कि बी का सारा बर्डन जो है, बी की जो ड्यूटी है उसने अपने सर पर रख ली, उसने अपने सर पर रख ली। तो क्या हुआ, तो इसमें लॉस की बात नहीं है, इसमें वो उस पार्टी की जगह पर जो श्योरिटी है ना वो अपने आप को अपने ऊपर सारा बर्डन रख लेता है। तो ये एग्जाम्पल पढ़ें, ये मैं अपनी तरफ से मैंने ये एग्जाम्पल क्रिएट की है, तो इस एग्जाम्पल को पढ़ें, आपको इंशाल्लाह की ए एंड बी आर कजन्स, ए और बी आपस में क्या है, कजन है, ठीक है। A want to sell his shop in 3 lakhs rupees. B wants to buy it. A क्या करता है, A कहता है कि जनाब मैंने ये दुकान बेचनी है 3 लाख में। B wants to buy it. B उसको खरीदना चाहता है। Now A is promiser and B is promisee. ये इनका जो आपस में कंट्रैक्ट एग्रीमेंट हो रहा है, इसमें A प्रोमिजर है और B क्या है, प्रोमिजर, प्रोमिजी। ए दुकान देना चाहता है और बी उसको लेना चाहता है, बी प्रोमिजी है, ए प्रोमिजर है, ये इनका एग्रीमेंट मौजूद हो गया, ठीक है। सपोज बी इज द यंगर ब्रदर ऑफ सी, बी क्या है, यंगर ब्रदर ऑफ सी है। तो एग्रीमेंट करने के बाद बी इज नॉट विलिंग टू बाय शॉप फ्रॉम ए, एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन अब बी जो है वो उकता रहा है कि मैं दुकान नहीं लूंगा यार, ये इससे मुझे नुकसान हो सकता है, इससे मुझे नुकसान का डर लगता है, ये होगा वो होगा, ठीक है। सी जो है वो बी का बड़ा भाई है, सी को पता है कि बी को इसमें नुकसान नहीं होगा, ठीक है। सी को पता है कि बी को नुकसान नहीं होगा, ये मतलब मार्केट की दुकान है, अगर बी ये छोटा भाई मेरा ले लेगा इसमें वो बिजनेस चला सकता है, यानी बहुत सारे काम कर सकता है, इसको ये दुकान लेनी चाहिए। सी अब बी को कहता है कि छोटे भाई को कि डरो मत, टू बाय शॉप फ्रॉम ए ड्यू टू रिस्क ऑफ लॉस। बी अब थोड़ा सा हिचकिचा रहा है कि लॉस की वजह से कि मुझे कोई लॉस ना हो जाए, तो मैं दुकान ए से नहीं लूंगा। सी इज विलिंग दैट हिज यंगर ब्रदर शुड बाय द शॉप, सी की ये ख्वाहिश है कि बी जो है ना वो ए से दुकान ले ले। बी क्लेम्स इंडेमनिटी फ्रॉम सी एंड सेज टू सी ईदर यू वुड बी लायबल फॉर लॉस। अब बी ने क्या किया, छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि क्या तुम मेरे इस नुकसान के पाबंद होगे, इंडेमनिटी देते हो मुझे, कॉज्ड बाय ए और बाय एनी थर्ड पर्सन, चाहे वो ए मुझे काज करे या कोई थर्ड पर्सन की वजह से मुझे नुकसान हो, क्या उस नुकसान के आप पूरा करने के पाबंद आप अपने आप को बनाते हो। सी सेज यस, सी ने कहा कि हाँ मैं बनाता हूँ। आई वुड बी लायबल फॉर एनी लॉस, मैं किसी भी लॉस की सूरत में आपको इंडेमनीफाई करूंगा, आपको गारंटी करूंगा। नाउ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बिटवीन बी एंड सी। ये जो बी और ए का कॉन्ट्रैक्ट था ये एक अलग कॉन्ट्रैक्ट था, उनका पहले हो चुका दुकान देने और लेने का,
अब जो बाद में कंट्रैक्ट हुआ है दोनों भाइयों के दरमियान, बी छोटा भाई है, सी उसका बड़ा भाई है, जो बी और सी का कंट्रैक्ट आपस में हो रहा है, ये कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, ये अलग कंट्रैक्ट है। दिस इज अ सेपरेट कंट्रैक्ट, while on the other hand contract of A and B is a separate contract. Remember, C is only liable for loss to B, his younger brother. C is not liable to A at any cost. यानी कि C लायबल होगा सिर्फ और सिर्फ B को किसी भी नुकसान की सूरत में, C लायबल नहीं होगा A को। क्यों? A के साथ C का मामला ही नहीं है, C का मामला B के साथ, छोटे भाई के साथ है, इंडेमनिटी उसने छोटे भाई को दिया, ठीक है। अब अगर B को कोई भी लॉस होता है तो वो C उसका पूरा करेगा। यानी ये क्या हो गया, लॉस पूरा करने का जो कंट्रैक्ट है, ये एग्रीमेंट है, जिसको कंट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट कहते हैं, इसको कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं। जबकि कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है, यही मिसाल मैंने इधर दी है। ए वांट टू सेल हिज शॉप इन 3 लाख रुपीज, ए 3 लाख रुपीज में वो दुकान बेचना चाहता है। बी वांट्स टू बाय इट, बी उसको खरीदना चाहता है, बट बी हैज नॉट 1 लाख रुपीज टू पे एट द शॉप स्पॉट। उस मौका पर एक बी के पास 2 लाख रुपीज हैं लेकिन 1 लाख नहीं है, वो दुकान देना चाहता है 3 लाख में। तो अब सी अश्योरिटी इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजेक्शन, सी उस मामले में दाखिल होता है, एंटर होता है, ठीक है जनाब। वो ए को कहता है कि, ए को क्या कहता है सी, ए को वो कह रहा है कि सी अश्योरिटी इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजेक्शन एंड सेड टू ए दैट गिव द शॉप टू बी, कि बी को दुकान दे दो, बी वुड पे यू 1 लाख रुपीज टू यू बिफोर 5 मई, वो 5 मई से पहले पहले बी जो है ना आपको 1 लाख रुपया दे देगा। इफ बी वुड मेक डिफॉल्ट, अगर बी आपको वो 1 लाख रुपया नहीं देगा, आई वुड पे यू 1 लाख रुपये नहीं, तो जो 1 लाख आपका बच गया ना बी की तरफ से, वो मैं देने का पाबंद हूंगा। आपको बात इधर लॉस की बात नहीं हो रही, इधर जो एक पार्टी है ना, जो दोनों पार्टी है ना कंट्रैक्ट की, एग्रीमेंट की, एक पार्टी का बर्डन उठाया जा रहा है सर पर। वो 3 लाख पूरे का भी हो सकता था, वो 1 लाख का भी हो सकता है, वो 50 का भी हो सकता है। इसमें लॉस की कंपनसेशन की बात नहीं है, इसमें डिफ्टी की बात है कि जो बी की डिफ्टी है 3 लाख रुपया देना, उसने 2 लाख तो बी ने दे दिया, अब बी की डिफ्टी 1 लाख की बकाया बाकी रह गई। तो वो जो डिफ्टी है ना, वो डिफ्टी, उस डिफ्टी को जो सर पर रखना है, ये क्या है, ये कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। Wants to buy it by, but B has not 1 lakh rupees to pay at the spot. C are short involved in this transaction and said to A that give the shop to B. B would pay you 1 lakh rupees to you before 5 May. If B would make default, I would pay you 1 lakh remaining. This is contract of guarantee in which A is creditor, A इसमें creditor है, B is principal debtor and C is surety. C इसमें क्या है, C surety है। जो surety है ना, श्योरिटी जिस पार्टी की वो गारंटी दे रहा है, उस पार्टी का जो भी बर्डन है, वो रुपीज देने का है या जमीन देने का है, या जो भी उसका कंट्रैक्ट में जो भी लायबिलिटी उस पार्टी की है, वो उस पूरी लायबिलिटी अपने सर पर रखता है कि जनाब अगर इस पार्टी ने ये लायबिलिटी पूरी नहीं की तो मैं मनमान इसकी जो लायबिलिटी बनेगी मैं पूरी करूंगा। तो ये क्या हो गया, ये कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, वो गारंटी दे रहा है कि मैं इसकी जगह पर आपको आपकी कंपनसेशन, आपको कंपनसेट करूंगा, आपकी जो ड्यूटी आपकी बनती है, ये जो ड्यूटी जिस ड्यूटी देने का ये लायबल है, जिस जो इसका फर्ज है, वो मैं पूरा करूंगा, ये गारंटी है। जबकि जब लास्ट क्या बात करते हैं एक पार्टी को कि जनाब अगर आपको इस कंट्रैक्ट में, इस एग्रीमेंट में लॉस हुआ, प्रोमिसर से हुआ या किसी थर्ड पर्सन हुआ, तो उसका जो नुकसान है वो मैं पूरा करूंगा, आपको लॉस का कंपनसेशन मैं दूंगा। तो ये जरूरी नहीं कि लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर होगा तो फिर इंडेमनीफायर जो है वो उसको कंपनसेट करेगा, अगर नहीं हुआ तो फिर अल्लाह खैर सल्ला, वो कंट्रैक्ट जो है एट द एंड हो जाएगा। तो आपको उम्मीद करता हूं कि ये समझ आ गई होगी। अगर मजीद आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, 0301 1286 दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस पर मुझे रब्ता कर सकते हैं। अगले लेक्चर तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।